नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट है आज की 14 सितंबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे पास में आज इश्यूज हैं, उनमें पहला इश्यू तो रहेगा इंडिया की ट्रेड पॉलिसी को लेकर के, ठीक है। दूसरा हम जानेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अभी रिसेंट जो डिक्लाइन देखने को मिला है इंडिया की रैंकिंग में, उसमें क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट करेंगे। एक हम देखेंगे कि एनीमिया की जो प्रॉब्लम है वुमेन और चिल्ड्रन इनमें बढ़ी है, जबकि बाकी इंडिकेटर्स की बात करें तो वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो डिस्पैरिटी है कि गवर्नमेंट के द्वारा एफर्ट्स दिए जा रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी राइज हो रही है, बहुत सारे इंडिकेटर्स इंप्रूव हो रहे हैं, पर दूसरी तरफ एनीमिया है उसके केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो ये कहाँ पर गड़बड़ी रह गई, उस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं राइटर। और एक हम देखेंगे जो क्वीर कम्युनिटी होती है, ट्रांसजेंडर्स, उनके लिए क्या करने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें 2047 में जब हमें अपने आप को डेवलप्ड कंट्री बोलने की कोशिश कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ में जब हम 100 ईयर्स कंप्लीट कर लेंगे हमारे इंडिपेंडेंस के, तो ये 4 इश्यूज है, देखते हैं इनको। फर्स्ट आर्टिकल है राइडिंग ट्रेड विंड्स। देखो 2019 में आपको पता है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP फाइनलाइज हो रहा था, जिसमें इंडिया लगातार पिछले 7-8 सालों से 2019 तक लगातार इंगेजमेंट में था, नेगोशिएशन में था कि हाँ जी हमें फाइनल करना है, एंगेज करना है। पर इंडिया ने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। बहुत सारे इश्यूज थे, वो उस टाइम की बात है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए उनमें मेन तो ये था कि हमारे डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स थे, जैसे फार्मर्स हो गए, डेयरी में काम करने वाले लोग हो गए, उनको बहुत ज़्यादा रिस्क होने वाला था। और चाइना से आने वाले जो प्रोडक्ट थे वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर फ्लड कर सकता था चाइना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने विड्रॉ कर लिया। फिर सवाल ये उठने लग गए थे कि इंडिया तो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ पहुंच गया है। 1990s के टाइम से पहले की बात करें, LPG पॉलिसी लाने से पहले इंडिया का जो स्टेट था इकोनॉमी का, उसी स्टेट में री एंटर हो रहा है। फिर उसके बाद में ये होता है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और UAE के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो नेगोशिएट कर लिया जाते हैं, ठीक है। अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये क्या शो करता है कि इंडिया प्रोटेक्शनिज्म की तरफ नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो UK, कनाडा और यूरोपियन यूनियन, इनके साथ में भी लगातार एंगेजमेंट है। जहाँ तक UK के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इनिशियल फेज, जिसको अर्ली हार्वेस्टिंग बोलते हैं, वो है, वो जल्दी जल्दी फाइनलाइज हो जाएगा इसी महीने में या अगले महीने में। तो ऐसे में क्या क्लियर होता है कि इंडिया ने मल्टीलैटरल एंगेजमेंट की बजाय बायलैटरल एंगेजमेंट पे ज़्यादा फोकस किया। इसका एक और एग्जाम्पल है, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया जाता है, जिसमें 4 पिलर्स हैं। उन 4 पिलर में एक पिलर था ट्रेड का। तो इंडिया ने बोल दिया हम ट्रेड वाले पिलर में तो देखो हम पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, बाकी जो है उनमें हम एंगेज कर लेंगे। तो यहाँ पर एडिटर एक चीज़ बोल रहे हैं कि जो भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें हमें एक मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स को एंगेज करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि इनका ये कहना है यहाँ पे कि अगर हम मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म के साथ एंगेज करेंगे तो हमारा एक्सपोर्ट राइज होगा, तो एक्सपोर्ट से ही हम ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट एंश्योर कर पाएंगे। बायलैटरल ट्रेड्स में अगर देखें तो आज अगर वेस्टर्न कंट्रीज पे हम नज़र डालें तो वहाँ पर इकोनॉमिक रिसेशन का सिचुएशन बना हुआ है, डिमांड बहुत हद तक घटी हुई है वहाँ पर, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा फेवरेबल नहीं बन पाएगा। ये चीज़ बिल्कुल ठीक है कि हमें हमारे देश के या हमारे कंट्री के जो इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट करके रखने ज़रूरी हैं, पर नेगोशिएशन भी इस तरीके से होनी चाहिए ना जो कि प्रूडेंट हो, आने वाले टाइम के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल हो सके, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। अब देखो बात ऐसी है कि क्वाड समिट हुई थी मई में 2022 में, उसी टाइम पर टोक्यो में जब जो बाइडेन विजिट पे आए हुए थे और क्वाड की समिट हुई थी, उसी टाइम पर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का वो लॉन्च हुआ था, जिसमें 14 कंट्रीज मेंबर्स हैं। एक तो इंडिया, एक US और 12 दूसरे कंट्रीज हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया और कुछ और दूसरे कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब अगर इन IPEF में पार्टिसिपेट करने वाले कंट्रीज की बात करें तो ये वर्ल्ड की अराउंड 40% इकोनॉमी को ऑक्यूपाई करते हैं, अकाउंट करते हैं, राइट। अब देखो बात ऐसी आ रही है कि जो चैलेंजेस हैं आज वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने, उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज आ जाता है फेयर एंड रेजिलियंट ट्रेड को प्रमोट करना, जिसमें कोई गफला ना हो और एक ऐसा ट्रेड सिस्टम हो जिसमें कितने ही ग्लिचेज आए, कितने अप्स एंड डाउन्स आ जाएं, फिर भी अपने हिसाब से वो ट्रेड कंटिन्यू चलता रहे। और उसी से हमने क्या कर दिया, उसी पिलर से ऑप्ट आउट कर लिया। बचे हुए जो थे 3 पिलर दूसरे, जिनमें सप्लाई चेन की बात कर ली,
टैक्स एंड एंटी करप्शन पिलर की बात कर ली और क्लीन एनर्जी पिलर की बात कर ली। इन तीनों पिलर्स में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। अब देखा जाए तो हमने ज़्यादा फोकस किस पे किया है, आप समझ गए। अच्छा, बात ऐसी है कि ट्रेड में हमने क्यों विड्रॉ किया, क्योंकि देखो इसमें मुद्दा है एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड को लेकर के कई बार इश्यूज आ जाता है, डिजिटल ट्रेड को प्रमोट करने की बात आती है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट को लेकर के बात आ जाती है। अब आपको पता है हमारे यहाँ पे हम पीडीएस सिस्टम जब चलाते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो गवर्नमेंट खरीदती है और हम फिर अनाज जो है फ्री में या बहुत सस्ते में प्रोवाइड करते हैं गरीब जनता को। तो उन चीज़ों को लेकर के यूएसए जैसे कंट्रीज जो हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो इंडिया पे एलिगेशन लगाते रहते हैं कि इंडिया जो है वो फ्री मार्केट को ऑपरेट नहीं होने देता। भाई हमारे खुद के कंसर्न्स हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ऑप्ट आउट कर दिया। तो ये इश्यूज थे जिनके चलते इंडिया ने ट्रेड पिलर पे पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया। फिर अगर देखा जाए तो हमारा जो एप्रीहेंशन है, हमारा जो डर है या हमारा जो कंसर्न है, वो डेफिनेटली बिल्कुल लेजिटिमेट है। पर राइटर एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि हाँ जी, हमें बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स भी तो करने पड़ रहे हैं ना। तो बायलैटरल के साथ में कुछ अगर मल्टीलैटरल एंगेजमेंट भी कर लें और वहाँ पर नेगोशिएशन हमारी टर्म्स में हम करवा लें तो वो एक ऑप्शन निकाला जा सकता है। ठीक है, अभी रिसेंट अगर देखा जाए ना तो ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कुछ ठीक ठाक तो लग नहीं रहा है, हमें ये भी पता है। कैसे? एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात करें जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो हर 6 महीने में रिलीज करता है, राइट। तो उसमें ग्लोबल ग्रोथ को 3.6% से रिड्यूस करके 3.2% पे शो किया है। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड की बात करें तो वो पहले से ही डाउन हो रहा है। ठीक है, इसका जो असर है वो तो हमने फर्स्ट क्वार्टर में देख लिया। इसी में कैसे कि हमारा जो एक्सपोर्ट था फर्स्ट क्वार्टर में वो 22% तक ग्रो कर गया था, राइट। जो कि अब की बार कितना ग्रोथ रेट देखी गई है, ओनली 2.1% जुलाई में। कुल मिलाकर के बात क्या है कि ग्रोथ रेट जो एक्सपोर्ट में है वो भी हम रिड्यूस देख रहे हैं। अब हमारा एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादातर उन कंट्रीज़ को है जो पैसा अच्छा खासा देते हैं। फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर ले या यूएई की, इनकी गल्फ कंट्रीज़ की बात कर ले, अगर हम एक्सपोर्ट पे फोकस करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेन पॉइंट क्या आता है कि ग्लोबल इकोनॉमी तो स्लो डाउन में चल रही है, पर हमें ग्लोबल वैल्यू चेन से खुद को दूर करने की ज़रूरत नहीं है। हमें प्रोटेक्शनिज्म को रखने की ज़रूरत, हमें कहते हैं ना कि प्रोटेक्शनिज्म की तरफ हम चल रहे हैं तो उसको रोकने की ज़रूरत है। ठीक है, बायलैटरल हो या प्लूरिलैटरल पैक्ट्स हो, उन सब में हमें एंगेज करना चाहिए। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इंडिया क्यों इस तरीके की बिहेवियर अब अख्तियार कर रहा है कि मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स की बजाय बायलैटरल एंगेजमेंट में ज़्यादा फोकस कर रहा है अगर हम ट्रेड की बात करें। नेक्स्ट आर्टिकल है रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज। आर्टिकल को यहाँ पर लिखा गया है अमिताभ कुंदू जी और खालिद खान जी के द्वारा। देखो, इनका ये कहना है कि अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज किया गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, और उसमें आप देखोगे तो 4 इंडिकेटर्स, और उन चारों इंडिकेटर्स को 3 डायमेंशंस में कैटेगराइज करके और ये रैंकिंग दी जाती है। अब वो जो 3 डायमेंशंस हैं उन पे अगर हम नज़र डालें तो पहली तो है पर कैपिटा इनकम, ठीक है। दूसरी है हेल्थ। हेल्थ में क्या देखा जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि एक बच्चा आज के टाइम पे जन्म ले तो वो कितने सालों की उम्र बिता करके जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो अम्ब्रेला, तीसरा जो डायमेंशन है दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन में 2 इंडिकेटर्स हैं। पहला तो एवरेज कितने साल तक एक बच्चा स्कूल में टाइम बिता रहा है, और एक जो है वो कितना, मतलब एवरेज कितने साल हो रहे हैं स्कूलिंग के, और एक्सपेक्टेड ईयर्स कितने, और कितने साल आने वाले टाइम पर बच्चे बिता पाएंगे। एक तो करंट सिनेरियो हो गया एजुकेशन का, और एक फ्यूचर कितना क्या ब्राइट है एजुकेशन को देख करके। तो ये 3 पिलर्स हैं। इन तीनों पिलर्स के बेसिस पे वर्ल्ड को मतलब इंटर कंट्री कंपैरिजन किया जाता है कि हाँ जी कौन सा कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो आता है ना, इसका बेनिफिट क्या होता है, एक तो हमें कंपैरिजन करने में आसानी रहती है, दूसरा हमें हमारी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है ये कि कहाँ पर कमी छूट रही है जिसकी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा। तो एक नेशनल प्लानिंग के लिए भी तो आइडिया मिलता ही है ना भाई। सीधी सी बात है, जब हमें फीडबैक मिलेगा, जब हमें इंडिकेटर्स के बेसिस पे हमारा स्टेटस का पता पड़ेगा, तो हमारी पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी अकॉर्डिंगली होगी, तो उससे हमें आउटकम फिर फ्यूचर में डेफिनेटली पॉजिटिव मिलने के चांसेस रहते हैं। स्टार्ट्स का यही तो इंपॉर्टेंस होता है ना। अब देखो, ग्लोबल लेवल की बात करें तो जिस तरीके से अभी यूनाइटेड नेशन के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसका पार्ट ही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ठीक है, तो इसकी प्रोग्रेस की बात करें तो एनुअल रेट जो है प्रोग्रेस की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एट ग्लोबल लेवल,
वो जो है वो 0.7% हुआ करता था 90s के टाइम पे, जो कि बढ़कर के 2001 से 2010 तक हमने अचीव किया 0.8% तक। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो राइज हुआ 2001 से लेकर 2010 में, पर 2010 से 2021 तक का जो टाइम गया ना, पिछला एक दशक, उसमें ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में राइज था वो डिक्लाइन कर गया। ठीक है, और देखा जाए तो ज्यादातर अचीवमेंट्स कहां पर देखे गए हैं, मीडियम और लो एचडीआई कंट्रीज में। कुल मिलाकर के देखा जाए तो पूरे ग्लोबली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो स्कोर है वो रिड्यूस हुआ है। और ये डेटा जो है हमने माइन्यूटली, जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो हमने न्यूज़ वाले सेक्शन में अच्छे से पहले कवर कर लिया। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप देख लेना उसको, वीडियो को। ठीक है, उस वीडियो में वो प्रोविजन दिया हुआ है, अगर आप मतलब वो पोर्शन हमने कवर किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, फिर बात आती है कि सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो वर्स्ट अफेक्टेड रीजन है तो वो लैटिन अमेरिका, मतलब साउथ अमेरिका, और कैरेबियन रीजन, ये जो टोबैगो, ट्रिनिडाड, किंगस्टन, जिनको हम क्रिकेट में वेस्ट इंडीज बोलते हैं, उन कंट्रीज में बहुत कम मतलब वहाँ पर डिक्लाइन ज़्यादा देखने को मिला है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, क्योंकि वहाँ पर जो डिक्लाइन है वो 0.3% तक आ गया ग्रोथ, अगर देखी जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट की, जो कि बहुत ही कम है। ग्लोबल कम से कम आप देख सकते हो 0.7 के लगभग तो मेंटेन हो रहा है। अब आप देख लो इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया की परफॉर्मेंस देखी जाए तो ग्रोथ जो है वो एक्सेलरेशन 1.2% से 1.6% देखी गई थी। 1.2% कब? 90s के टाइम पे। 1.6% कब? 2000 से लेकर के 2010 के बीच में। वो भी थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है, 0.9% पे हम आ गए हैं 2010 से 2021 के बीच में। मतलब जो ग्लोबल ट्रेंड है उसी को इंडिया ने भी फॉलो किया है, अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ग्रोथ की बात करें। अब हम इंडिया स्पेसिफिक अगर बात करें तो ग्लोबली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2019 में इंडिया की रैंकिंग 129 थी, जो कि अच्छी थी। अच्छी का मतलब कंपैरेटिवली, राइट। 2020 में हम 131 पे आ गए, 2021-22 में हम 132 पे आ गए। इसका मतलब पिछले 3 सालों में लगातार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी रैंकिंग खत्म हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, अब देखो अगर हम कंपैरिजन करें हमारे कंट्री की तो, और मतलब आप देखी जाए कि जो रैंक है, 6th रैंक है, वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रही है अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए रैंकिंग के हिसाब से, अगर देखा जाए ना, रैंकिंग मतलब इनकम के हिसाब से, वो इनकम में तो देखो हमारा रैंक जो है वो जितना अभी दिखाया गया उससे बेटर है। इसका मतलब 132 है तो 126वीं रैंक पे आए हैं। पर कंसर्न हमारे लिए कहाँ पर आता है, जब हम हमारे डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में जिस रैंक में हम आते हैं, जिस कैटेगरी में हम आते हैं, ठीक है, मिडिल एचडीआई रैंकिंग वाले जो फेज में आते हैं या सेक्शन में आते हैं, वहाँ पर जो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनसे अगर हम कंपेयर करें तो फिर वो भी हमारा कहीं ना कहीं कम परफॉर्म करता हुआ दिखाई देता है। क्या? इनकम लेवल पर खुद से कंपेयर करें तो ठीक है, इनकम लेवल तो ठीक है, इसके आगे देखें। पर वहीं पर अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में कंपेयर कर रहे थे तो वहां पर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। वो कैसे? देखो हमारे यहाँ पे जो पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से पर कैपिटा इनकम देखी जाए तो उसमें कमी आई है 5% की। ठीक है, 5% की कमी। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो डेवलपिंग कंट्रीज में उनमें देखा जाए तो 2% तक वहाँ पर ग्रोथ देखी गई है, इंक्रीमेंट देखा गया है 2019, 2020, 2021-22 में, अगर पिछले 3 HDIs को अगर हम कवर करें तो। ठीक है, इसके अलावा देखें तो ये चीज़ क्लियर क्या करती है कि नेशनल डेटा भी कंफर्म करता है इस चीज़ को, तो कि हाँ वाकई में हमारे यहाँ पर जीडीपी जो है रियल टर्म्स में 2020 में 7% तक कॉन्ट्रैक्ट कर गई। ठीक है, जो ग्रोथ थी उसमें हमें 7% तक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। क्यों देखने को मिला? क्योंकि आपको भी पता है कोविड की वजह से लॉकडाउन्स लगे थे, तो वो असर सीधा का सीधा हमें इनकम पर तो सीधा देखने को मिल रहा है। फिर बात आ जाती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इंडिया जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो कि डेवलपिंग कंट्रीज के कंपैरिजन में हमारे यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिक्लाइन कर गई है। इसका मतलब उम्र भी थोड़ी सी रिड्यूस हुई है। अब इसमें सवाल ये उठाता है राइटर कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला जो क्राइटेरिया है ना, वो किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है एचडीआई फाइनलाइज करने में। यूनाइटेड नेशन डेसाई, UNDESA, इसने क्या किया था इस रिपोर्ट के अंडर में
इंडिया में कोविड की वजह से बहुत सारी डेथ्स बताई गई थी, लगभग 47 के लगभग 47 लाख के लगभग डेथ्स बताई गई थी, है ना। 4.7 मिलियन डेथ्स बताई गई थी इंडिया में। तो बोले इंडिया में बहुत ज़्यादा डेथ दिखाई गई थी यूएन डेसा के द्वारा, और इसी डेटा के बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज किया गया था। तो ये जो चीज़ है ना, ये क्या कह रही है, यहाँ से क्या हाईलाइट करना चाह रहा है राइटर, कि यहाँ पर डेटा की थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी देखने को मिल रही है, ठीक है। और यूएन डेसा का जो डेटा है वो किस पे बेस्ड है, डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो डेटा रिलीज किया था उस पर। तो कुल मिलाकर के एक पॉइंट क्या आ रहा है कि जो पर कैपिटा इनकम वाला जो सेगमेंट है वो तो देखो नेशनल डेटा के साथ मैच कर रहा है कि हाँ वाकई में पर कैपिटा इनकम परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर गई, क्योंकि 2020 के टाइम पे लॉकडाउन लगा था, ठीक है। पर जब बात आती है हेल्थ की, तो हेल्थ या लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, तो उसमें हमें देखने वाली बात यह है कि डब्ल्यूएचओ ने जो डेटा रिलीज किया था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके दिखाया हुआ डेटा था। अब देखने वाली बात यह है कि नेशनल डेटा तो शो करता है कम डेथ्स को, और इंटरनेशनल डेटा करता है ज़्यादा डेथ्स को शो। तो उसी इंटरनेशनल डेटा के बेसिस पे आपने ये रैंकिंग है वो रिलीज कर दी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस तरीके से रिड्यूस होगी। फिर तीसरा पिलर आता है दैट इज रिलेटेड टू एजुकेशन। अब एजुकेशन में भी गवर्नमेंट सोर्सेज हैं, वो सवाल उठा सकते हैं एचडीआई की मॉडलिंग पे कि आपने डेटा कहाँ से पिक किया। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोविड टाइम पे कितने इनिशिएटिव लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा एजुकेशन को कंटिन्यू कर रखने के लिए, क्या उनको कंसिडर किया गया कि नहीं। तो कुल मिलाकर के तीनों पिलर्स में से 2 पिलर पे तो सवाल उठाने के लिए गवर्नमेंट के पास में स्पेस है, पर एक पिलर गवर्नमेंट का डेटा खुद इस चीज को क्लियर करता है कि हाँ वाकई में इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी। तो ये 3 चीजें यहाँ पर राइटर्स हैं वो हाईलाइट करना चाह रहे हैं। फिर आ जाती है बात कि जो डेटा में जो भी डिस्क्रिपेंसी आ रही है, अगर हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें और स्कूलिंग की बात, एजुकेशन की बात करें, तो वहां पर एक तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या आता है कि जब भी ये रैंकिंग दी जाती है तो स्केलिंग कर दी जाती है। स्केलिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी कोई रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो उस रिजल्ट में इस तरीके से मैनेज किया जाता है उस रिजल्ट को, कि जैसे आपने कभी सुना होगा जैसे यूपीएससी में भी स्केलिंग होती है, वो स्केलिंग का जो सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि कुछ सेगमेंट का जो मार्क्स हैं, कुछ एक सेगमेंट के स्टूडेंट्स के मार्क्स को एडजस्ट करके रिड्यूस किया जाता है और एक सेगमेंट के मार्क्स को एडजस्ट करके इम्प्रूव कर दिया जाता है। वो डिपेंड करता है कि किन लोगों के पास में कौन कौन से ऑप्शनल्स अवेलेबल होते हैं। तो ऐसा कुछ स्केलिंग का मेथड यहाँ पर भी यूज होता है। और दूसरी चीज कॉम्पोजिशन, कि भाई आपने जो भी डेटा शो किया है उस डेटा में कहाँ कहाँ से आपने सर्वे किया और किन किन चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया। तो ऐसे में आपको क्या प्रॉपर मैनर में इंफॉर्मेशन मिली। इस तरीके से अगर आपको इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिल रही है और सब्जेक्टिविटी आ रही है, मतलब आप एनालिसिस पे ज्यादा विश्वास कर रहे हो या फिर ये कि ऐसा हुआ होगा, इस तरीके से कयास लगाने शुरू हो जाते हैं सैंपल सर्वे के बेसिस पे, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से एक्यूरेसी कभी आती नहीं है। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट किस बेसिस पे डिफेंड कर सकती है खुद को कि हाँ जी इंडिया इतना बुरा परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इसका एक ही तरीका है कि पॉपुलेशन सेंसस टाइम पे होनी चाहिए और रेगुलर नेशनल सर्वेस टाइम पे होने चाहिए, तब जाकर के आपके पास में सॉलिड एविडेंसेस अवेलेबल होंगे और तब जाकर के इंटरनेशनली अगर इंडिया की रैंक रिड्यूस हो रही है और गवर्नमेंट ये बोले कि हाँ जी हम तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिया की रैंकिंग क्यों रिड्यूस हो रही है, तो आप तभी डिफेंड कर पाओगे। तो कुल मिलाकर के स्टार्ट्स जो है वो नेशनल लेवल पर भी अपने पास में अवेलेबल होने चाहिए। अब सवाल ये आती है कि इंडिया में कंसर्न इन तीनों पिलर्स को लेकर के ही नहीं है, हमारे यहाँ पर असमानताएं, इनइक्वालिटीज भी बहुत ज्यादा है। और ये चीज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज्ड इनइक्वालिटी एडजस्टेड HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें इनइक्वालिटी को एडजस्ट किया हो, उसमें भी आप देखो कि इंडिया जो है वो 132वीं रैंक से और नीचे चला गया है 134वीं रैंक पे। तो कुल मिलाकर के इनइक्वालिटी एडजस्ट करने के बाद में भी इनइक्वालिटी इंडिया में बनी हुई है। तो वो जो पॉइंट है ये और ज्यादा कंसर्न क्रिएट करता है और यही फिर बाद में आगे इस स्टार्ट्स के बेसिस पे क्लियर किया हुआ है कि कहां पर कितनी हमारे यहां पर इनइक्वालिटी बनी हुई है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, ये तो ग्लोबल लेवल की बात कर दी, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इनइक्वालिटीज की फोकस पे लेकर के आए तो मतलब डायमेंशनल इनइक्वालिटी शो हो रही है। मतलब आप देख लो, एजुकेशन की बात कर लो, हेल्थ की बात कर लो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेल्थ
और एजुकेशन में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिस कैटेगरी में हम आते हैं, देखो हम आते हैं मिडिल में, उनके कंपैरिजन में अगर हम हेल्थ और एजुकेशन इनइक्वालिटी को इंडिया में देखें तो देखो हाई कैटेगरी वाले जो HDI में आने वाले कंट्रीज़ हैं जैसे नॉर्वे, स्वीडन और ये जो कंट्रीज़ हैं, उनके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर इनइक्वालिटीज़ 2 गुना है, उनके कंपैरिजन में 2 गुना है। ठीक है, अच्छा खुद से कंपैरिजन कर ले थोड़ा बहुत, तो देखो 31% तक हुआ करती थी इनइक्वालिटीज़ अगर हम हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें 2010 में, वो तो घटी है हमारे, अगर हम खुद से खुद को कंपेयर करें। बाकी अगर हायर रैंकर से कंपेयर करें तो बुरा परफॉर्म कर ही रहे हैं हम, पर अगर खुद से खुद को कंपेयर करें या फिर जिस कैटेगरी में हम आते हैं, हम किस कैटेगरी में आते हैं, मीडियम HDI कैटेगरी में, अगर मीडियम HDI कैटेगरी के दूसरे कंट्रीज के साथ हम कंपेयर करते हैं इंडिया को, तो हेल्थ इनइक्वालिटीज 31% से रिड्यूस होकर के 17% हुई है, जो कि हम एनकरेजिंग कंसिडर कर सकते हैं। पर इसके अलावा दूसरी तरफ देखें तो एजुकेशनल इनइक्वालिटीज है ना, वो उसमें डिक्लाइन ज़्यादा नहीं हुआ है, उसमें थोड़ा सा ही डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि अनफॉर्चुनेट है। इसका मतलब हेल्थ में तो देखो हम फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको पता है बहुत सारी स्कीम्स चलाई हुई हैं, उन स्कीम्स का बेनिफिट भी मिल रहा है। ठीक है, फ्री में जो OPD होना है, फ्री में दवाइयाँ देनी है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन आ जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो आप देख सकते हो आयुष्मान भारत जैसी स्कीम जिसमें इंश्योरेंस के प्रोविजन किए हुए हैं, तो ये चीज़ें शो क्या कर रही है ना, इनइक्वालिटीज रिड्यूस हो रही हैं, हेल्थ फैसिलिटी जो है, हेल्थ केयर फैसिलिटी वो अवेलेबल हो रही है। और कोविड के टाइम पे जिस तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके इंक्लूसिव मैनर में काम किया गया, वो भी शो करता है कि हाँ वाकई में हेल्थ इनइक्वालिटीज रिड्यूस हुई हैं। पर एजुकेशनल इनइक्वालिटीज नो डाउट कम हुई है, पर वो थोड़ा सा ही डिक्लाइन देखने को मिला है। तो ऐसे में हमें एजुकेशन इनइक्वालिटीज को भी अच्छा करना ज़रूरी है, क्योंकि हम अगर $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहते हैं तो हमें इसके लिए हमारे एजुकेटेड मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ह्यूमन रिसोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो फिर वही बात है, डेमोग्राफिक डिविडेंड डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे में क्या पॉइंट निकल के आ रहा है कि पर कैपिटा इनकम अगर हम हमारे ही कैटेगरी के कंट्रीज से कंपेयर करें तो वो हमने ठीक परफॉर्मेंस दी है, पर फिर भी अगर देखें तो पर कैपिटा इनकम रिड्यूस हुई है अगर हम 2020 के ईयर की पर्टिकुलर बात करें। दूसरी चीज़, अगर हम हेल्थ की बात करें, हेल्थ इनइक्वालिटीज जो हैं वो रिड्यूस हुई है, ठीक है, और एजुकेशनल इनइक्वालिटीज की बात करें रिड्यूस हुई हैं, पर अप टू द मार्क नहीं है, उनमें और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ सवाल उठा सकती है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये जो HDI रिलीज़ किया गया है, तो इसमें पर कैपिटा इनकम पे तो सवाल उठ नहीं सकते, बाकी हेल्थ और एजुकेशन वाले एस्पेक्ट पे गवर्नमेंट सवाल उठा सकती है। पर इसका जवाब क्या है, सवाल उठाने के लिए आपके पास में एविडेंस होनी चाहिए, और एविडेंस के लिए क्या हो, टाइम पे सेंसस और रेगुलर सर्वेज करवाते रहो, तब आपको पता पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है क्रैकिंग आर एनीमिया मिस्ट्री, ठीक है। आर्टिकल को लिखा है सौम्य गुप्ता जी ने और पायल सेठ जी ने। इनका ये कहना है कि हमारे यहाँ पर आधे से ज़्यादा वुमेन और बच्चे एनीमिक हैं, मतलब आयरन की कमी या आयरन डेफिशिएंसी का सामना कर रहे हैं वो, और ये जो पिछले 3 सालों का ट्रेंड देखे तो उसमें बढ़ा है, जबकि 2005 से 2015 के बीच में एनीमिया जो है वो डिक्लाइन कर गया था। अगर हम रिसेंट सर्वे की बात करें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से, उसमें डेटा क्या शो कर रहा है कि एनीमिया रेट जो है वो 2005 से 15 के बीच में आप देखो बहुत हद तक रिड्यूस हुआ था, ठीक है, तो वो अब क्या है, इंक्रीज हो गया है। कैसे, अगर हम वुमेन की बात करें तो 53% से बढ़कर के 57% वुमेन में आप देख सकते हो कि एनीमिया की प्रॉब्लम है, 58% से बढ़कर के 67% बच्चों में एनीमिया की प्रॉब्लम आ रही है। तो WHO के हिसाब से एनीमिया की अगर बात करें तो डेफिनेशन क्या है एनीमिया की, कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, या फिर हम कहें हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन है, वो नॉर्मल से कम हो जाती है, तो उसको एनीमिया बोल दिया जाता है। इससे क्या होता है, एक इंडिविजुअल की इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमज़ोर पड़ती है, और दूसरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो हमारी समझ होती है ना, हमारा जो दिमाग है वो फिर कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है समझदारी में या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में, या कोई भी चीज़ को हम रिकॉग्नाइज करें उस चीज़ में। तो सवाल यह है कि इसके पीछे कारण क्या है कि ये एनीमिया की प्रॉब्लम क्यों बढ़ी होगी,
पहला पॉइंट तो ये आता है कि ज़्यादा हम सीरियल्स पे फोकस करते हैं। हाँ जी, चावल खा लो, आटा खा लो गेहूं का, या कोई दूसरा आटा खा लो पीस करके। कंजम्पशन होना चाहिए अच्छा मीट, फिश, एग्स या डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का। तो इन चीज़ों में हमें कहीं ना कहीं लैकिंग देखने को मिलती है। पर सर्वे जो कह रहा है वो ये कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के कंपैरिजन में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में ये चीज़ रिलीज होकर के आती है कि ये जो DGF-LF है ना, दैट मीन्स डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये विमेन में, बच्चों में और विमेन में इनका कंजम्पशन बढ़ा है, पर उसके बावजूद भी एनीमिया देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हो एग का कंजम्पशन है वो राइज हुआ है, मीट का कंजम्पशन राइज हुआ है, उसके और फिश का कंजम्पशन भी राइज हुआ है। तो कुल मिलाकर के बात ये आती है कि फिर ये एनीमिया किस वजह से हो रहा है। सेम परसेंटेज आप देख सकते हो बच्चों में भी कंजम्पशन का जो है वो राइज हुआ है। तो पॉइंट यहाँ पर क्या रहा है कि भाई ये एनीमिया की प्रॉब्लम बन कैसे रही है। चलो इस पिलर से आगे हम दूसरे पिलर पे चलते हैं। ये बोला जाता है कि भाई पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर और प्रॉपर सैनिटेशन की, पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी मतलब पीने का पानी साफ सुथरा नहीं हो। दूसरा, सैनिटेशन कंडीशन प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, तो उसकी वजह से भी बॉडी में कुछ ऐसी कमियां रह जाती हैं कि आयरन रिच फूड खाने के बावजूद भी आयरन को बॉडी प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो उसकी वजह से भी एनीमिया की प्रॉब्लम आती है। तो इसका आंसर ये है जी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5 को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन जब से इंप्लीमेंट हुआ है तब से सैनिटेशन फैसिलिटी जो पहले 48.5% ही थी वो बढ़कर के 70.2% तक बढ़ गई है। दूसरा, पोर्टेबल वाटर की बात करें, जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी की, वो पहले 94.4% तक थी जो कि बढ़कर के 95.9% तक हो गई। इसका मतलब ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन वाला मुद्दा भी नहीं है यहाँ पर कि हाँ एनीमिया के पीछे ये बहुत बड़ा कारण है। फिर बात आती है वुमेन एम्पावरमेंट की कि घर में वुमेन का क्या रोल है। अब इसमें कंसिडर किया जाता है कि क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ फूड वो इम्प्रूव तभी होते हुए देखते हैं जब हम नॉर्मली देखें कि वुमेन डिसीजन मेकर बने। जैसे आप देख सकते हो एसेट्स की ऑनरशिप हो, डिसीजन मेकिंग हो, इनकम को लेकर के कैसे कहाँ पर क्या खर्चा किया जाएगा, सेविंग्स कितनी है, उस पर हाउस होल्ड डिसीजन कैसे लिए जाता है, अवेयरनेस कितनी क्या है, ठीक है, न्यूट्रिशियस डाइट को एक्सेस करने में वुमेन का कितना रोल है, वो सारी चीज़ें मिलकर के अम्ब्रेला टर्म बनती है वुमेन एम्पावरमेंट। पर सवाल ये है कि क्या केवल डिसीजन मेकिंग ही ये चीज़ डिसाइड कर देगा कि जी एनीमिया, सब कुछ एनीमिया जो है वो नहीं होगा आगे। तो फाइनली राइटर ये बोलना चाह रही हैं कि कितने सारे एक्टिविटीज़ हम देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिन पे फोकस किया जाता है कि जी आप ये देख लो कि ये काम हो रहे हैं कि नहीं, इनटेक कैसा जा रहा है, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, वुमेन एम्पावरमेंट, ये 4 चीज़ों की हमने बात की। क्या ये 4 चीज़ों में हमने कमी की है या बढ़ोतरी हुई है? आंसर इज इंक्रीमेंट हुआ है, पर फिर भी एनीमिया की प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है। आज आप देख लो फॉलिक एसिड या फिर आयरन रिलेटेड जो सप्लीमेंट्स हैं वो इनटेक भी बढ़ा है। एंटीनेटल चेकअप्स हैं, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव हो गया बच्चा, उसके बाद में जो टेस्टिंग करवाई जाती है वो चेकअप्स हैं, उनमें भी एनीमिया की प्रॉब्लम दिखाई जा रही, मतलब टाइम चेकअप हो रहा है। पिछले 5 सालों में हर चीज़ में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, पर यह एनीमिया की प्रॉब्लम सही क्यों नहीं हो रही है? आप एनीमिया के अलावा दूसरी चीज़ें उठा करके देखो, जैसे अगर हम स्टंटिंग की बात करें, ठीक है, उम्र के हिसाब से हाइट कितनी है उसमें इंप्रूवमेंट है। वेस्टिंग की बात कर लो, हाइट के हिसाब से वजन कितना है बच्चों का, वो भी इंप्रूव हुआ है। अंडर वेट की बात कर लो कि बच्चों का वजन कितना है, ठीक है, वो भी देखा जाए तो वो भी इंप्रूव हुआ है पिछले 4-5 सालों में। तो सवाल ये है कि एनीमिया में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है? बाकी और चीज़ें तो इंप्रूव हो रही है, इसका मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो कर रही है वो अपने रिजल्ट्स तो दे रही है। अब सवाल ये आता है कि एनीमिया को कैसे टैकल किया जाए। तो इसका तरीका ये बताया राइटर ने कि जो भी मेथड्स हम यूज़ करते हैं उन मेथड्स में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी ज़्यादातर एनीमिया को टेस्ट करने के लिए हम किस पे फोकस करते हैं? हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा लेते हैं, ठीक है। तो हमें हीमोग्लोबिन से थोड़ा बाहर निकलना होगा कि कैसे हम टेस्टिंग कर सकते हैं आयरन की, कि हाँ वाकई में आयरन का जो स्टेटस है वो केवल हीमोग्लोबिन से पता ना पड़े, और भी बहुत सारे ऐसे बॉडी में फ्लूइड होते हैं या जिनको टेस्ट किया जा सकता है जिससे हमें पता पड़े कि वाकई में आयरन का क्या स्टेटस है, ठीक है। तो इसके लिए आयरन स्पेसिफिक बायोमेट्रिक बायोमार्कर्स जो भी हैं उन पे हमें रिलाई करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल सेरम फेरिटिन, ये एक तरीके का आयरन स्पेसिफिक बायोमार्कर है जो टेस्टिंग के बाद पता पड़ जाता है कि आयरन कंटेंट क्या है। दूसरा,
मार्कर्स ऑफ इन्फ्लामेशन, ठीक है, बॉडी में जो आपको पता है कि कई बार स्वेलिंग आती है इंटरनल ऑर्गन्स में इस तरीके की, तो उनको आप टेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आयरन का जो रोल है उसको आप रिकॉग्नाइज करते हो, एनीमिया है कि नहीं, तो उन पे हमें और सारे मेजरमेंट्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे कि नॉन आयरन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जैसे कि विटामिन B12 है, तो ये नॉन आयरन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का एक इंडिकेटर हो गया विटामिन B12, तो इसकी टेस्टिंग प्रॉपर टाइम पे की जा सकती है। इसके अलावा देखा जाए जेनेटिक डिसऑर्डर तो कोई नहीं है ना, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर तो नहीं है, ये भी चेक करने की ज़रूरत है, जैसे कि मान लो थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है, सिकल सेल एनीमिया की प्रॉब्लम है, या एनीमिया की एक अलग वेरिएंट्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से इनकी टेस्टिंग प्रॉपर कर दी जाए। फिर आप देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा है उस पर हमें फूड कंजम्पशन को थोड़ा और डाइवर्सिफाइड मैनर में अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ठीक है, कि एक तो कंजम्पशन तो हो रहा है, पर कंजम्पशन में फ्रीक्वेंसी कितनी है, जैसे हमने बात की कि हरी पत्तेदार सब्जियों का कंजम्पशन राइज हुआ है, एग्स का भी कंजम्पशन राइज हुआ है, पर वो कंजम्पशन राइज हुआ है तो हफ्ते में 1 दिन हुआ है या 4 दिन हुआ है या पूरे हफ्ते में हुआ है, वो भी तो देखने वाली बात है ना। इसके अलावा बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट इनटेक जा रहे हैं उनका भी तो देखना पड़ेगा भाई, सीधी सी बात है, हमारी बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है। आप अगर आयरन स्पेसिफिक तो आप सर्वे कर लोगे, मेजरमेंट्स कर लोगे, टेस्टिंग कर लोगे, पर बाकी चीज़ों पर अगर हम प्रॉपर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि बाकी चीज़ों की डेफिशिएंसी आयरन को और ज़्यादा रिड्यूस कर दे, ठीक है। तो उस तरीके से हमें एक हॉलिस्टिक मैनर में मेजरमेंट के मेथड को या टेस्टिंग मेथड को रिवैम्प करने की ज़रूरत है, नहीं तो हमारा जो टारगेट है ना कि हम बनना चाहते हैं एनीमिया मुक्त भारत, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो बात ठीक है कि 2012 से लेकर के 2030 तक के बीच में अगर देखें तो एनीमिया का जितना प्रेवलेंस था उसमें कम से कम रिप्रोडक्टिव एज जो होती है औरतों की, जिसमें वो बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी रखती हैं, उस एज में अगर देखा जाए ना तो 50% तक डिक्लाइन हुआ है एनीमिया का, पर फिर भी सारी चीज़ें अच्छे से चल रही हैं, उसके बावजूद एनीमिया की प्रॉब्लम कंट्रोल में नहीं आ रही है, और बाकी इंडिकेटर्स में ये चीज़ दिख रही है कि हाँ जी बच्चों का हेल्थ अच्छा हो रहा है, ठीक है, और टाइम टाइम पे चेकअप्स भी हो रहे हैं, सप्लीमेंट्स भी लिए जा रहे हैं, उसके बावजूद एनीमिया की प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट हो रही है। तो इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, एक क्रिटिकल मैनर में हमें इस पर अप्रोच लगाने की ज़रूरत है, हमें इस चीज़ को एड्रेस करना बहुत जल्दी ज़रूरी है, नहीं तो ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी, हम कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब जो मेथड्स हैं, जो हमारे पास में स्टैंडर्ड्स हैं, उनमें रिवैम्प की रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रही है राइटर मेनली एनीमिया को लेकर के। अब आपको क्या करना है कि जो न्यूट्रिशनल सेटलमेंट है, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है ना, उसके लिए गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स चल रही हैं और गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है उनके बारे में एक बार आपको पढ़ लेना है, नोट मेकिंग कर लेनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कंट्री फॉर द क्वीर्स। देखो क्वीर्स मतलब ट्रांसजेंडर्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर पर्टिकुलरली बात करें या हिजड़ा कम्युनिटी जो है उसके बारे में बताया जा रहा है राइटर के द्वारा। देखो नालसा वाला जो यूनियन ऑफ इंडिया, नालसा वाला केस जो था, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट, ये पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म था जिसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को इक्वल राइट्स देने की बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया था कि जेंडर जो है वो सेल्फ डिटर्मिनेशन के बेस्ड पे फाइनलाइज होगा। इसका मतलब एक इंडिविजुअल अपने आप को किस जेंडर में कैटेगराइज करना चाहता है उसको पूरी फ्रीडम हो। दूसरा, लाइफ के किसी भी स्फेयर में उनके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये बात बोली गई। तीसरा, कम्युनिटी के लिए और अच्छे पॉजिटिव कदम उठाए जाएंगे जिससे कि जो क्वीर कम्युनिटी है या ट्रांसजेंडर्स हैं वो कंफर्टेबल फील करें और अपनी प्रोग्रेस इंश्योर कर सकें। पिछले 5 साल, अब 5 सालों की बात करें तो फिर 2014 में आ ही गया था जजमेंट नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर उसके 5 साल बाद में 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट आ गया था, जिसमें रूल्स भी बाद में नोटिफाई कर दिए गए थे। उस एक्ट के बेसिस पे नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स ये फॉर्म कर दी गई, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में काम करती है, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वो नोडल मिनिस्ट्री के तौर पे काम करती है ट्रांसजेंडर पर्सन्स के वेलफेयर के लिए। इसके अलावा देखा जाए तो ऑनलाइन पोर्टल्स भी ओपन किए गए, नेशनल पोर्टल फॉर एप्लीकेशन फॉर ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड्स, स्माइल स्कीम भी लॉन्च की गई, गरिमा गृह करके भी एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है ट्रांसजेंडर्स के वेलफेयर के लिए, स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है, और इसके अलावा आयुष्मान भारत ट्रांसजेंडर प्लस करके कार्ड भी इशू किए जा रहे हैं जिससे कि ट्रांसजेंडर पर्सन जो है उनको भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रॉपर मिल सके।
तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट ने जब से ये नालसा वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे प्रोविजन किए हैं जो कि ट्रांसजेंडर्स के फेवर की बात करते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये रूल्स और लॉज प्रॉपर इंप्लीमेंट हो रहे हैं? तो इसका आंसर है नो। क्यों? अभी भी बहुत सारे यूटीज और स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर प्रॉपर रूल्स नोटिफाई नहीं किए जा रहे हैं। जैसे कि हम हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में ट्रांसजेंडर्स के लिए या ट्रांस पर्सन्स के लिए जो सेपरेट वॉशरूम होने चाहिए वो वॉशरूम ही नहीं बनवाए जा रहे हैं। इसके अलावा ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड्स हैं वो अभी तक नहीं बनाए गए हैं कुछ स्टेट्स में, यूटीज में। तो इसका मतलब स्टेट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। दूसरी तरफ देखा जाए तो मद्रास हाई कोर्ट जैसे जुडिशियल एस्पेक्ट्स की, जुडिशरी के एक हिस्से की हम बात करें तो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा काम किया। जैसे उन्होंने क्वीर फॉबिक कैरिकुला को करेक्ट करने की बात की है। जैसे मद्रास हाई कोर्ट का मुझे याद आ रहा है, वो एक जजमेंट दिया था तो उन्होंने बोला मतलब कि मैं डार्क एज से बाहर निकल रहा हूँ जब मैं पूरी इस कम्युनिटी की विडंबना को समझ पा रहा हूँ कि हाँ सच में मैं क्या सोचता था और अभी कहाँ हूँ मैं। इसके अलावा जो कन्वर्जन थेरेपी है उस पर बैन कर दिया मद्रास हाई कोर्ट ने कि भाई आप जेंडर चेंज नहीं करा सकते हो सर्जरी करवा करके बच्चे का। ठीक है। इसके अलावा जो एक तरीके की ट्रांस सेंसिटिव मीडिया रिपोर्टिंग के लिए ग्लोसरी तैयार कर दी है कुल मिलाकर के कि मीडिया में किस तरीके से उनको एड्रेस किया जाएगा। इसके अलावा लोगों को स्कूल्स में सेंसिटाइजेशन और पब्लिक पर्सनल्स को सेंसिटाइज करना कि भाई ट्रांसजेंडर्स को आप कैसे ट्रीट करोगे। आप देखो इसका बहुत ज़्यादा आउटकम देखने को मिल रहा है। ठीक है। 2011 सेंसस के हिसाब से देखें ना तो ट्रांसजेंडर्स हमारी टोटल पॉपुलेशन का 2% कॉन्स्टिट्यूट करते थे और उन सभी को ट्रांसजेंडर आईडी कार्ड जो हैं वो इशू भी किए जा चुके हैं। पर सवाल ये है कि वो बहुत सारी सोशल स्कीम्स और स्कॉलरशिप, हेल्थ इंश्योरेंस इनके लिए एलिजिबल हैं पर उनको उसका फ़ायदा अभी भी प्रॉपर नहीं मिल रहा है। कुल मिलाकर के एक जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी है ना वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पा रही है। तो कुल मिलाकर के राइटर एक ही चीज़ बोलना चाह रही हैं कि देखो 100 साल के हम होने वाले हैं ना तो हमें जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल खत्म करना होगा। ठीक है। जिसके लिए बहुत सारे कदम गवर्नमेंट ने उठाए भी हैं पर सोशल जो एक टेंडेंसी है उसमें भी चेंजेस आने की ज़रूरत है। पर वहीं पर गवर्नमेंट पे भी सवाल उठा रही है राइटर, वो ये कह के कि जब यूनाइटेड नेशन में मुद्दा उठता है कि सेम सेक्स मैरिज का लेकर के, है ना, तो उस केस में हमने वोटिंग करने से अब्सटेन कर दिया था। तो वहां पर हमने जो एक मैसेज दिया कि भाई इंडिया जो है वो चाहे ट्रांसजेंडर बिल पास कर चुका है पर उसके बावजूद भी इंडिया सेम सेक्स मैरिज को प्रमोट नहीं करेगा क्योंकि LGBTQI+ कम्युनिटी में ये चीज़ें एलिजिबल है या फिर ये एप्लीकेबल होती हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इंक्लूसिव विजन की बात करें तो उसमें कमी देखने को मिल रही है जो कि यूनाइटेड नेशन में जब ये सेम सेक्स मैरिज पे वोटिंग हो रही थी जब इंडिया ने एब्सटेन कर दिया तो बोले इसको करेक्ट करना ज़रूरी है, तब जाकर के 100 साल में हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी बन पाएंगे। तो ये था पूरा मुद्दा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देख लिया करो, वहाँ पे मैं पूरी डिटेल शेयर करता हूँ कौन सा आर्टिकल किसके साथ कहाँ लिंक होता है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।